अनेक हैं, अब क्या कहें। सबसे बड़ी परेशानी तो यह कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री क्यों हैं। कोई ममता, नीतीश, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, आजम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। चलिए ये न सही, ओवैसी जी को ही बनवा देते हैं। वैसे तो बगल वाले हैंडसम इमरान खान साहब भारत के लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री सिद्ध होते, पर वह तो पाकिस्तान में ही उखड़ गए हैं। सारी परेशानियां इसी एक बात से उपजी हैं कि मोदी क्यों। आंख से अंगारे फूट रहे हैं, कलेजा जलकर कोयला हुआ जा रहा। वे सोचते हैं हाय देश में धमाके भी नहीं हो रहे, शहरों में बम नहीं फट रहे, एक भी आतंकी हमला नहीं। यह क्या बात हुई, आंसू तक नहीं बहा सकते। आंसू खर्च करना चाहते हैं पर वो तो जमा होते जा रहे, भीतर सागर उमड़ आया है। परेशानी यह कि उनका सबसे प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिनों दिन कमजोर पड़ता जा रहा। अब तो मुशर्रफ जी भी जन्नत चले गए, कारगिल भी नहीं हो सकता, सीमा पर भी कुछ विशेष नहीं हो रहा। बड़ी परेशानी ये कि चाचा चीन भी अटैक नहीं कर रहा। जब कोरोना आया था तब उन्होंने चैन की सांस ली थी। भारत में मौत का नंगा नाच होने वाला था, 10-20 करोड़ निपटने वाले थे, पर ईश्वर की कृपा ऐसी कि दुनिया की बड़ी आधुनिक महाशक्तियां घुटने टेक गईं, भारत उठ बैठा। हमने त्रासदी झेली पर इस सेक्युलर गिरोह की उम्मीद के मुताबिक तो कुछ न हुआ। अर्थव्यवस्था भी नहीं डूबी। अभी चौथी पांचवी लहर से भी बड़ी आशा थी, ससुरी वह भी खाली चली गई। अब क्या करें। अब देखिए हंगर इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इन सब से नीचे है, लेकिन भारत में लोग हंसते हैं। ऐसी रिपोर्ट पढ़कर उससे मेज साफ करने के काम लाते हैं, समोसे चटनी खाते हैं। वे भारत के उद्योगपतियों को कंगाल होते देखना चाहते हैं। दुनिया भर से यहाँ वहां से रिपोर्ट मंगवाई जाती है, उद्योगपति झटके खाकर उठ खड़ा होता है। कभी SBI तबाह होने वाली होती है, कभी LIC डूबने वाली होती है, पर दोनों टनाटन चल रही हैं। अब क्या करें, हैजा, कॉलरा, मलेरिया, चिकनगुनिया भी नहीं होती। कुछ तो हो, कुछ और न सही तो भूकंप ही आ जाए। 8, 8.5 की तीव्रता का भूकंप आए तो मजा आए। 1,00,000-1,50,000 लोग निपट जाएं, 8-10 शहर ध्वस्त हो जाए तो कुछ आंसू खर्च हो, देश में हाहाकार मचे तो कलेजे को आराम मिले। यह सब भी नहीं तो चलो राम और तुलसीदास को ही गरिया लेते हैं, रामचरितमानस के पन्ने फाड़ते हैं। पंडितों पर वज्र गिरे तो आनंद आए, अगड़े पिछड़े लड़े तो बात बने, वह भी नहीं हो रहा। ऊपर से हर दिन समाचार आता है कि अयोध्या में विराट मंदिर बन रहा। जिस शिला से सीताराम के विग्रह गढ़े जाने हैं उसे ही देखने के लिए लोग सड़क पर उमड़ पड़े हैं। पठान साहब का जलवा भी मध्यम पड़ गया है, बड़ी कठिनाई है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उनके मन का कुछ नहीं। इस तरह से देश का निरंतर भला चाहने वाले कितने महान और निस्वार्थ लोग हैं ये, ऐसे लोगों की पूजा होनी चाहिए। चलिए ऐसे महान देशभक्तों के अगुआ श्री राहुल जी देशाटन कराए हैं, उनकी दाढ़ी बढ़कर बाबा जी के बराबर हो गई है। कम से कम उनके बारे में सोचिए, उन्हें ही प्रधानमंत्री बना दीजिए तो ऊपर की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जय सिया राम। In Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. क्या आपने इस सत्य पर कभी विचार किया है कि हमारे देश के पूर्व राजनेताओं के वर्तमान राजपुत्र जो यहाँ अपने मूर्खतापूर्ण उल्टे सीधे बयानों, तथ्यात्मक रूप से अनर्गल बातों को कहने बोलने के कारण एक बड़े लोक में हास्य का पात्र बनते हैं, वही विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े मंचों पर राजनीतिक, वैश्विक, सांस्कृतिक विमर्शों के लिए माननीय वक्ता के रूप में क्यों आमंत्रित किए जाते हैं? शायद नहीं। ध्यान दीजिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और वामपंथियों को ही वहां क्यों बुलाया जाता है? और ये हर बार वहां जाकर देश की लोकतांत्रिक सत्ता का उपहास करने से लेकर भारत देश की उपस्थिति को ही प्रश्न चिन्ह के घेरे में क्यों ले आते हैं?
आप इन मंचों के संचालकों और इस पूरी गुटबाजी को समझेंगे तो उत्तर तुरंत मिल जाएगा। ये मंच वैश्विक स्तर पर एक ही कार्य करते हैं। हर पारंपरिक व्यवस्था, शतियों पुरानी सभ्यता, उसके उदात्त स्वरूप को अधिनायकवादी, शोषण समर्थक घोषित कर किसी वामपंथी यूटोपियन का सपना दिखाते हैं। इतिहास की झूठी व्याख्या करते हैं। इसलिए इनके निशाने पर राष्ट्र के रूप में भारत होता है। यहाँ की चुनी हुई सरकार होती है, हिंदू विचारधारा होती है। भला राहुल गांधी जैसे व्यक्ति वहां कैसे बुलाए जाते हैं और वह हर बार एक देश, एक सभ्यता के रूप में भारत का उपहास क्यों करते हैं? किसी चुनी हुई बहुमत की सरकार को शोषक और भारत तोड़क क्यों कहते हैं? India is not in a good place. India is not in a good place. क्या आपने कभी सुना है कि प्रधानमंत्री बनने से पूर्व नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ अथवा किसी राष्ट्रवादी प्रखर नेता विचारक को इन मंचों पर बुलाया गया? इन नेताओं को तो वीजा ही नहीं मिला करता था। बात सीधी सी है कि एक अदृश्य किंतु सर्वोच्च न्यायालय इन्हें अपराधी, हत्यारा घोषित कर इन मंचों से दूर करता रहा है और यह सिलसिला आज का नहीं, पुराना है। यही वो व्यवस्था है जो हमें अयोध्या और काशी के लिए अपराधी ठहराती है। यही वो मैकेनिज्म है जो ये कहता है कि अयोध्या में किसी लुटेरे बाबर के द्वारा तोड़े गए राम मंदिर का पुनर्निर्माण अनैतिक है और हजारों वर्ष पुरानी भगवान शिव की नगरी में उनके ही मंदिर की खोज या सर्वे एक हिटलरी निर्णय है। मानो औरंगजेब और बाबर भारत निर्माता रहे हों। अगर आप सोचते हैं कि भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक लड़ाई केवल भारत में सीमित है तो आप भारी भूल कर रहे। ये लड़ाई वैश्विक है जिसमें निरंतर दृढ़ होती मोदी सरकार को अस्थिर करने, उसे अपराधी, अत्याचारी, मुसलमान, ईसाई विरोधी घोषित करने के लिए नए नए हथियार खोजे जाते हैं। इस कुचक्र में चीन से लेकर अमेरिका और यूरोप की बड़ी वामपंथी शक्तियां जुटी हुई हैं। इस लड़ाई में हमारे देश के छंटे हुए राजपुत्र, जिनकी अपनी राजनीतिक कमाई शून्य है, वे हीरो बनकर उतारे जाते रहेंगे। वे सूट बूटधारी, अपने पिता के द्वारा परोसे गए राज सिंहासन के अधिकारी अंग्रेजी दांत हमें मेकिंग अनमेकिंग समझाएंगे, सेक्युलरिज्म के पाठ पढ़ाएंगे, विदेश में बैठकर भारत विरोधी ज्ञान देंगे। हमारे देश की लिबरल ताकतें तालियां बजाएंगी, अखबारों में बड़े बड़े समाचार लिखे जाएंगे, संपादकीय छपेंगे। ये हीरो बनाए जाएंगे और हमारे असली हीरो एक खलनायक की तरह पेश किए जाएंगे। इन शक्तियों की व्यग्रता, छटपटाहट लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में होने वाले राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन ने इनकी नींद छीन ली है। ये अपने विशाल प्रचार तंत्र के साथ धनबल से जुटे हुए हैं। ये लेख लिखकर भारत को बदनाम करेंगे, झूठी मनगढ़ंत रिपोर्ट छापेंगे, गंगा जमुनी के आंसू बहाएंगे। आप हिमालय की तरह दृढ़ रहिए, इनके षड्यंत्रों को समझते रहिए। ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। हिंदू वैभव का सूर्य उठ रहा है, अभी प्राणपन से जुटना होगा। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तमजीत जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। महाकवि निराला ने लगभग 80-90 वर्ष पूर्व जिस ज्योतिर्धन महिमा बल को आते हुए देखा था, आप उसकी महिमा को समझिए।